रुपया भारत की आधिकारिक मुद्रा। यह 1 अरब से अधिक लोगों की आजीविका है जो हर दिन वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब तक खरबों रुपए प्रचलन में है और ये हर साल तेजी से बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमने रुपए के उपयोग को पारंपरिक से डिजिटल होते देखा है। फिनटेक कंपनियों ने डिजिटल मुद्रा की इस अवधारणा को पेश किया है जो भारत में तेजी से लोकप्रिय भी हो रही है। हालांकि जो बात भारत के रुपए को अलग बनाती है वह इसका उपयोग नहीं बल्कि समय के साथ इसका मूल्य गिरना ये है। Rupee falls to new lows again at 86.4 rupees against dollar. Over the last few days, one headline has been seen nearly every day. Rupee falls to a new low. अमेरिकी डॉलर की तुलना में जो आधार रेखा है, रुपया साल दर साल, दशक दर दशक गिरता ही जा रहा है। 1970 के दशक में रुपया $1 के मुकाबले लगभग 8 रुपए पर था, जिसका अर्थ है कि आप प्रत्येक डॉलर के बदले इसे 8 रुपए में बदल सकते थे। आजकल $1 की कीमत 85 रुपए से भी ज्यादा है। पर आश्चर्य की बात यह है कि विश्व की भावी महाशक्ति में से एक समय के साथ अपनी मुद्रा के मूल्य में गिरावट कैसे देख सकता है। वास्तव में इस गिरावट का एक बड़ा हिस्सा हाल ही में बनाया गया। 2019 में $1 के मुकाबले रुपया करीब 70 रुपए प्रति डॉलर के आसपास मंडरा रहा। फिर 2021 और 2022 तक यह लगातार बढ़कर 74, 76 और 2022 के अंत तक 82 से अधिक हो गया और आजकल ये 85 रुपए के आसपास है। पर यह हमें भारत के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है कि आखिर मुद्रा में इतनी गिरावट क्यों होती आ रही है, इसमें उतार चढ़ाव क्यों होता है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या परिणाम होता है और सबसे महत्वपूर्ण ये आम आदमी की जिंदगी पर क्या प्रभाव डालते हैं। आइए इन सब चीजों को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल थिंक टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज थिंक टॉक को सब्सक्राइब करिए और हमारा मिशन भारत को आर्थिक साक्षर बनाना उसमें सहयोग दीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। खैर, इसे समझने के लिए आज रुपए की गतिशीलता को समझना जरूरी हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक के रूप में खड़ा है। मौद्रिक नीति उपकरणों और मुद्रा हस्तक्षेपों के माध्यम से रुपए के मूल्य में केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। हाल ही में यह इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से हुआ है। आरबीआई रुपए को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव न हो। इस तरह के हस्तक्षेप अमेरिकी डॉलर खरीदने या बेचने के माध्यम से भी हो सकते हैं, जिससे रुपए की मांग और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। फिर प्रश्न ये उठता है कि इसमें उतार चढ़ाव आखिर क्यों होता है। जाहिर तौर पर इसके कई कारण हैं। हमारे आधुनिक युग में कई मुद्राओं की तरह रुपया भी वैश्विक परिदृश्य से काफी प्रभावित है। वैश्विक घटनाएं, व्यापारिक रिश्ते और यहाँ तक कि भावनाएं भी इसकी स्थिति को प्रभावित कर सकती है। आगे समझने के लिए आइए पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा करें। भारत की व्यापार गतिशीलता एक बड़ी भूमिका निभाती है। यदि भारत आयात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है तो इससे रुपए की मांग बढ़ सकती है, जिससे यह संभावित रूप से मजबूत हो सकता है। इसके विपरीत व्यापार घाटा, जहां आयात निर्यात से अधिक होता है, मुद्रा पर नीचे की ओर दबाव डाल सकता है। अब भारतीय व्यापार कहाँ खड़ा है? एक बड़ा निर्यातक होने के बावजूद यह वास्तव में नकारात्मक है, या सीधे शब्दों में कहे तो भारत निर्यात की तुलना में आयात ही अधिक करता है। हाल ही के महीनों में भारत का व्यापार संतुलन $30 अरब से भी अधिक नकारात्मक पर पहुंच गया है। वे जितना निर्यात कर रहे हैं उससे $30 अरब अधिक आयात कर रहे हैं। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से कुछ मामलों को छोड़कर इसका व्यापार संतुलन लगातार नकारात्मक ही रहा है। हालांकि किसी को केवल व्यापार घाटा होने का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं देखना चाहिए। निश्चित रूप से यह किसी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है, लेकिन किसी को भी यह समझना चाहिए कि यह आर्थिक विकास को बढ़ावा भी देते हैं। अब दूसरी बात, विदेशी निवेश जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते हैं तो वे विदेशी मुद्रा लाते हैं, जिससे रुपए को मजबूती मिलती है। हालांकि वे मुद्रा को वैश्विक बाजार की भावनाओं के प्रति संवेदनशील भी बनाते हैं। जब वैश्विक निवेशक भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर उत्साहित होते हैं तो वे भारतीय बाजारों में
पैसा डालते हैं, जिससे रुपए में तेजी आती है। लेकिन किसी भी नकारात्मक भावना के कारण तेजी से वापसी भी हो सकती है, जिससे मुद्रा कमजोर हो सकती है। और फिर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है विश्वव्यापी आर्थिक रुझान। रुपए पर अमेरिका और चीन का बड़ा असर है। उदाहरण के लिए बढ़ती अमेरिकन ट्रेजरी यील्ड भारत जैसे उभरते बाजारों से दूर निवेश को आकर्षित कर सकती है, जिससे रुपए की स्थिति प्रभावित हो सकती है। रुपए की हालिया गिरावट के लिए यह सबसे बड़ा कारण एक हो सकता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका केंद्रीय बैंक है, जो अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है, जिससे एसेट रिटर्न प्रभावित हो रहा है, जिससे भारत में कम निवेश हो रहा है। अब यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि समय के साथ इसमें गिरावट के संक्षिप्त कारण क्या है। शायद इस बात का कोई एक जवाब नहीं है कि भारत के रुपए का अवमूल्यन 8 रुपए प्रति डॉलर से घटकर 80 रुपए प्रति डॉलर से ऊपर क्यों हो गया है। यह कई कारकों का एक संग्रह है और शायद कई अन्य ताकतों का भी, जिसकी हमने चर्चा भी नहीं की है। लेकिन चलिए इसे वही छोड़ देते हैं और आप समझते हैं कि भारत सरकार या आरबीआई इस मामले में रुपए के मूल्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। आरबीआई के पास रुपए के मूल्य बढ़ाने के कई उपकरण है। पहला और सबसे सीधा तरीका ब्याज दरों का समायोजन है, ठीक वैसे ही जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने किया है। आरबीआई अपने ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित हो सके। रुपए की यही बड़ी मांग मुद्रा को मजबूत कर सकती है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कम ब्याज दरें विपरीत प्रभाव डाल सकती है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, आरबीआई ने वास्तव में मुद्रास्फीति के कारण और स्थानिक मुद्रा को मजबूत करने के लिए ब्याज दर में वृद्धि की है। आरबीआई ने 2022 से ब्याज दर 4% से बढ़ाकर 6.5% से ज्यादा कर दी है। आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली एक अन्य विधि विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप है। इसमें रुपए के मूल्य को प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्रा, विशेषकर अमेरिकी डॉलर को खरीदना या बेचना शामिल है। अमेरिकी डॉलर खरीद कर आरबीआई बाजार में रुपए की आपूर्ति बढ़ा सकता है, जिससे संभावित रूप से इसका मूल्य कम हो सकता है। डॉलर बेचने का विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे रुपए की आपूर्ति कम हो जाती है और संभावित रूप से इसका मूल्य बढ़ जाता है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व आवश्यकताओं को नियोजित करता है। बैंकों द्वारा रिजर्व में रखी जाने वाली धनराशि में बदलाव करने से भी यह रुपए के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। पर कैसे? रिजर्व बढ़ने से आपूर्ति मजबूत होती है, संभवतः रुपए के मूल्य में वृद्धि होती है और फिर इसके विपरीत भी हो सकता है। एक अन्य रणनीति ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जहां आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है। प्रतिभूतियों को बेचने से धन की आपूर्ति सिकुड़ जाती है, जिससे संभावित रूप से रुपए का मूल्य बढ़ जाता है, जबकि खरीदने से इसका विस्तार होता है, जिससे संभवतः रुपए का मूल्य कम हो जाता है। अंततः आरबीआई कैपिटल मूवमेंट पर प्रतिबंधों को समायोजित करके कैपिटल फ्लोज को विनियमित कर सकता है। इन प्रतिबंधों में ढील देने से फॉरेन कैपिटल को आमंत्रित किया जा सकता है, जिससे संभवतः रुपया मजबूत हो सकता है, जबकि इन्हें कड़ा करने से विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। अब वीडियो समाप्त होने से पहले आइए उस उत्तर पर चर्चा करें जो वास्तव में हर कोई जानना चाहता है। क्या रुपए का मूल्य गिरना बुरा है? भारत पर इसका क्या असर हो सकता है? यदि आरबीआई रुपए की कीमत बढ़ाने के लिए उसे प्रभावित कर सकता है, तो क्या इसे ऐसा करना चाहिए? वास्तव में आरबीआई पुराने दिनों को वापस लाने के लिए शायद ही इतना उत्सुक नहीं है, जब रुपए का मूल्य $1 के मुकाबले 8 रुपए हुआ करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य अतीत से काफी अलग है। एक मजबूत मुद्रा हमेशा एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेतक नहीं हो सकती। वास्तव में एक कम मूल्य वाली मुद्रा कभी कभी फायदेमंद हो सकती है, खासकर भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए। कम मूल्य वाला रुपया भारतीय निर्यात को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है। यह भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने निर्यात आधार का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। सस्ते निर्यात से भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे। इसके विपरीत बहुत अधिक मजबूत रुपया प्रेषण के प्रवाह के लिए हानिकारक हो सकता है। भारत दुनिया में धन प्रेषण के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक है।
इसकी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशों में भी काम करता है। रुपए के मजबूत होने का मतलब है घर भेजे गए पैसे का कम मूल्य, जो कई परिवारों की आजीविका को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह भी सच है कि रुपए का अवमूल्यन आयात को और अधिक महंगा बना देता है। इससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स, विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। इस प्रकार आरबीआई को इन विपरीत प्रभावों को संतुलित करने के जटिल कार्य का सामना करना पड़ता है। निष्कर्षतः, हालांकि रुपए का अवमूल्यन चुनौतियां पेश करता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से आर्थिक कमजोरी का संकेत नहीं है। आरबीआई का मुद्रा प्रबंधन, विकास, मुद्रास्फीति नियंत्रण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सहित व्यापक आर्थिक लक्ष्यों की सूक्ष्म समझ को दर्शाता है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक मूल्यों की ओर लौटना नहीं, बल्कि एक ऐसा संतुलन खोजना है जो भारत की विविध आर्थिक आवश्यकताओं का समर्थन करता हो। लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके कमेंट में जरूर लिखिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।